गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट से है। और आज हम एक महान राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक विचारक कार्ल मार्क्स की थ्योरी अलगाव, जिसे अंग्रेजी में एलिनेशन कहते हैं, के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस थ्योरी को जानने से पहले सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अलगाव क्या है। तो यदि हम सामान्य शब्दों में इसको समझें तो अलगाव का अर्थ अलग हो जाना है, अर्थात किसी भी चीज़ से अलग हो जाना अलगाव कहलाता है। यह तो रही इसकी बहुत ही साधारण परिभाषा, परंतु कार्ल मार्क्स ने अलगाव के बारे में क्या कहा और कार्ल मार्क्स से पूर्व जिन विचारकों से इन्होंने ये अलगाववाद का सिद्धांत ग्रहण किया, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में एग्जैक्टली क्या कहा, सर्वप्रथम हम उसकी चर्चा करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिरकार ये अलगाववाद है क्या। तो हम शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो अलगाव की अवधारणा प्रस्तुत की वो पूंजीवादी व्यवस्था। आपको पता है कार्ल मार्क्स में हम जब डिटेल में और भी थ्योरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो भी चर्चा की वो दो वर्ग, पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग के मध्य संबंधों के आधार पर की। तो अलगाव की अवधारणा को प्रस्तुत कर पूंजीवादी व्यवस्था में निहित शोषण और अत्याचार की वास्तविकता को बताया कि किस प्रकार इसमें शोषण की जो व्यवस्था है वो उन्होंने अपनी अलगाववाद की अवधारणा के अंतर्गत ही समझाया है। मार्क्स ने जो ये अलगाववाद की थ्योरी दी, सबसे पहले तो आपके लिए यह एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ये किस किताब में दी, किस टॉपिक के अंतर्गत इन्होंने इसकी चर्चा की। तो मार्क्स ने अलगाववाद की जो अवधारणा की चर्चा की वो फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज एंड मनी शीर्षक के अंतर्गत अपनी पुस्तक दास कैपिटल के अंदर कि 1861 से 1979 का इनके इस बीच में इन्होंने इस संबंध में लिखा। हालांकि इस टॉपिक में चर्चा करने से पहले फेटिशिज्म और कमोडिटीज एंड मनी शीर्षक से पूर्व भी उन्होंने वर्ष 1844 में ही राज्य एवं धन की संबंध में स्पष्ट चिंतन प्रस्तुत कर दिया था। अर्थात आंशिक रूप से तो इन्होंने इसकी शुरुआत 1844 में ही कर दी थी और उसके बाद फिर इन्होंने इस नाम से शीर्षक लिखा। इन्होंने बताया इसमें कि पूंजीवादी संरचना में जो चकाचौंध है, भेदभाव तथा अन्याय का खुलासा किया और शोषण पर आधारित जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना की और उसे पूरी तरीके से इन्होंने नकार दिया या अस्वीकृत कर दिया। 1844 में ही उन्होंने इस व्यवस्था परिवर्तन की वकालत की तथा जो सर्वहारा वर्ग का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार किया और यह भी कहा कि ये सर्वहारा वर्ग एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। उनके अनुसार सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था की तख्त को पलटने में सक्षम है, अर्थात समर्थ है। मार्क्स ने दास कैपिटल के जो प्रथम खंड में अलगाव और अलगाव से जूझ रहे श्रमिकों की वास्तविकता को रेखांकित किया। तो देखा जाए तो जो उनकी पुस्तक है दास कैपिटल, जो बेहद चर्चित पुस्तक रही कार्ल मार्क्स की, उसमें उन्होंने जो उसका जो फर्स्ट खंड था उसमें जो सर्वाधिक चर्चा की वो उन्होंने एलिनेशन थ्योरी अर्थात अलगाव के सिद्धांत के बारे में की। इसी संदर्भ में जो और भी विचारक थे उनके समकालीन या जिनसे उन्होंने यह विचार ग्रहण किया था, उन्होंने यहाँ तक भी कहा। तो एक विचारक थे इरविंग जैटलिन। इन्होंने यहाँ तक कहा कि अलगाव के चिंतन को मार्क्स ने दास कैपिटल में ही प्रस्तुत किया और यदि जो दास कैपिटल पुस्तक है उसके शीर्षक को अलगाव भी बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि उस पुस्तक में जो सर्वाधिक जो विस्तृत चर्चा की गई वो अलगाव की थ्योरी की ही की गई, इसलिए उन्होंने ऐसा
कहा। तो ये देखा जाता है कि दास कैपिटल में हम देख सकते हैं कि अलगाव थ्योरी कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। कुछ अर्थों में यह विवादास्पद भी रही। एरिक फोम भी एक विचारक थे। उनके अनुसार मार्क्स के अलगाव का चिंतन व्यापक परिप्रेक्ष्यों से जुड़ा है और उन्होंने इस अलगाव का आधार मनोवैज्ञानिक बताया। उसी समय के अल्थ्यूजर, लुइस अल्थ्यूजर एक विचारक हैं। उन्होंने भी अलगाव को के बारे में कुछ बताया कि अलगाव क्या होता है। तो उनका जो अलगाव के सिद्धांत को उन्होंने रेखांकित किया, उसमें अलगाव का कारण व्यक्तिगत संपत्ति है, अलगाव का कारण वर्ग का वर्चस्व है जिसकी हम विस्तृत विवेचना करेंगे आगे, अलगाव का कारण शोषण है, अलगाव का कारण श्रम विभाजन है। अच्छा, डिवीजन ऑफ जो लेबर की व्यवस्था होती है जिसमें हर व्यक्ति का अपना अपना एक फिक्स कार्य है, पुरुष स्त्री का अपना अपना कार्य है, मालिक मजदूर का अपना अपना कार्य है, उस आधार पर भी अलगाव अधिक होता है। और व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है उस वजह से भी लोगों में अलगाव हो जाता है कि एक पक्ष बहुत अधिक धनी हो जाता है और एक पक्ष बहुत अधिक निर्धन हो जाता है। इसके अलावा जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो शोषण के बीज पाए जाते हैं तो वो भी अलगाव का कारण है। ये अल्थ्यूजर ने यह बताया। तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें हमने जाना कि अलगाव क्या है, अलगाव का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि किस प्रकार लोग अलग हो जाते हैं इसमें, और कार्ल मार्क्स या उनके पूर्ववर्ती जो विचारक है या उनके समकालीन विचारक है उन्होंने अलगाव के बारे में क्या कहा, और इसके अतिरिक्त अलगाव की थ्योरी किस किताब में किस शीर्षक के नाम से लिखी गई। अभी तक हमने इसकी चर्चा की है। अब हम आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में कि कार्ल मार्क्स ने आखिरकार अलगाव को किस प्रकार समझाया है। तो कार्ल मार्क्स ने अलगाव का बेबाक तरीके से विश्लेषण किया है। उन्होंने अपने अलगाव के सिद्धांत में औद्योगिक श्रमिकों की पीड़ा तथा उनका जो श्रम है और शोषण है उसको मूल रूप से रेखांकित किया है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अलगाव की धारणा के आधार पर, अलगाव की अवधारणा के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों की त्रासदी तथा उनकी पीड़ा, अर्थात जो सर्वहारा वर्ग जिसे हम श्रमिक वर्ग भी मान सकते हैं, उनको क्या पीड़ा थी उनके श्रम के दौरान, वो जो कार्य करते थे एज ए मजदूर के दौरान उनको क्या क्या पीड़ा रही, उसको उन्होंने अलगाव की थ्योरी में विस्तृत विवेचना की कि क्यों रही इसकी वजह। और एक औद्योगिक श्रमिक अथवा एक समूह अन्याय के माहौल में किस प्रकार अलगाव की प्रक्रिया को झेलता है उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की। लगातार शोषण एवं अत्याचार पीड़ित श्रमिक को कारखाने में अथवा अपने अपने कर्म स्थलों पर उन्होंने बताया कि सुख और शांति का एहसास नहीं होता, वो है मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक कुंठित हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कार्ल मार्क्स के यदि इस थ्योरी को समझे तो आप यूं समझें कि मान लो कोई श्रमिक कारखाने में किसी वस्तु का उत्पादन करता है, वो अपना पूरा श्रम उस वस्तु को उत्पादित करने में लगा देता है, पर उस वस्तु को उत्पादित करने में जो मुनाफा होता है जिसका अधिकांश हिस्सा पूंजीपति अपने पास रखता है और श्रमिक वर्ग को अपनी जीविका निर्वाह करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके अंदर एक प्रकार से अलगाव की स्थिति हो जाती है। वह व्यक्ति स्वयं से, अपने काम से, अपने समाज से, अपने पर्यावरण से अलग होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस वस्तु जिसको उसने उत्पादित किया है उसको तो कोई फायदा ही नहीं। मान लो यदि कोई श्रमिक किसी कारखाने में किसी खिलौने को उत्पादित कर रहा है, वही उस खिलौने का निर्माण कर रहा है, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब वो टॉय बाजार में खरीदने के लिए आएगा तो उनकी उतनी आय नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए उस खिलौने को खरीद सके। अर्थात उत्पादित वो कर रहे हैं पर उनके पास उतनी अधिक क्रय शक्ति नहीं है जिससे वो खुद अपने लिए उसको उपभोग में ले सके। तो निश्चित रूप से उनका उन वस्तुओं
समाज से, लोगों से विमुखता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इनके जड़ में थी पूंजीपति वर्ग का शोषण। इस वजह से ये अलगाव की प्रक्रिया विस्फोटित हुई। उसके मन में यह बात हमेशा चक्कर काटती है कि जो वह काम कर रहा है उसका मालिक तो कोई और है और उसका लाभ कोई और उठा लेता है और मालिक द्वारा उसे बार बार अपमानित तथा प्रताड़ित होना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनका ये उत्पादित खुद कर रहे हैं वस्तु का, पर इनका मालिक कोई और है, इनका लाभ कोई और ही उठा रहा है। अतः उसने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अलगाव को बताया कि श्रमिकों का उस वस्तु से अलगाव हो जाता है जिसे वह उत्पादित कर रहा है, श्रमिकों का स्वयं से भी अलगाव हो जाता है, अपने समुदाय साथियों से भी अलगाव हो जाता है। इस प्रकार मजदूर लगातार शोषण और अलगाव की चक्की से जड़ा रहता है। श्रमिकों का यहाँ तक कि उत्पादन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, जो वो प्रोडक्शन करते हैं, उनसे भी उनका अलगाव हो जाता है। और इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अधिक शक्तिशाली हो जाता है और जो सर्वहारा वर्ग है वह अलगाव का शिकार हो जाता है। अलगाव की एक महत्वपूर्ण स्थिति आत्म अलगाव है, अर्थात जिसमें व्यक्ति का स्वयं से ही विमुखता हो जाती है। अब मार्क्स के अलगाव की जो अवधारणा के विश्लेषण में अलगाव से जुड़े कुछ प्रमुख हम चरण भी समझ लेते हैं कि क्या क्या इसकी स्टेजेस है। तो मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि सर्वहारा तथा औद्योगिक श्रमिकों में अलगाव का जो उदय होता है, अब तक हमने समझे कि अलगाव के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अब ये कि अलगाव किस प्रकार विकसित हुआ वो समझ लेते हैं। तो मार्क्स ने स्पष्ट किया कि सर्वहारा तथा औद्योगिक श्रमिकों में जो अलगाव का उदय तथा विकास है वह कई चरणों में होता है। अलगाव के पहले चरण में कामगार कारखाने की दुनिया से जुड़ता है तथा उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। तो सबसे पहले तो जो श्रमिक होता है वह उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ता है, कारखाने की दुनिया से जुड़ता है, उसका हिस्सा बनता है और कारखाने की चकाचौंध में वह अनुभव करता है कि मालिक की तो आमदनी लगातार बढ़ रही है, उत्पादन में भी प्रगति हो रही है, मुनाफा भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। जैसे हमने पूर्व में भी बताया कि उसे उसका लाभ नहीं मिल रहा, वह कर्ज में डूबता जा रहा है, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, वह अपने परिवार के भरण पोषण में भी असफल सिद्ध हो रहा है तथा कारखाने के मुनाफे से उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो अलगाव की यह प्रक्रिया बहुत तेज गति में हो जाती है और एक श्रमिक को इस चरण में आकर आत्म अलगाव हो जाता है और यहाँ तक कि उसका स्वयं से भी उसकी विमुखता या उसकी दूरी बढ़ जाती है। वह अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी श्रम शक्ति को बेचता है। वह अनुभव करता है कि उसका शोषण हो रहा है, उसे उचित मजदूरी नहीं मिल पा रही। यह अलगाव मात्र किसी एक श्रमिक से संबंधित नहीं है, पर उसके जैसे सभी श्रमिकों को आत्म अलगाव का एहसास होता है। यह पीड़ा और त्रासदी, यह अपमान और हाहाकार सभी कामगारों के लिए अलगाव का कारण बनता है। वस्तुतः कामगार का अलगाव एक व्यक्ति का नहीं, वरन सभी कामगारों अर्थात मजदूरों अर्थात सर्वहारा वर्ग को अलगाववाद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अलगाव का एक प्रमुख चरण श्रम से अलगाव की प्रक्रिया से भी संबंधित है। जब आदमी को अपमानित किया जाता है तो वह सोचता है कि पूंजीपति शक्तिशाली है, तो मजदूरों के अपमान का दंश एक संगठित चेतना का निर्माण करता है। अपमान के आंसू चिंगारी में बदल जाते हैं और कामगारों में क्रांति का विकास होता है और यह वर्ग चेतना की स्थिति होती है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं से विमुख हो जाता है, उसे लगता है कि वह जो उत्पादित कर रहा है उससे उसका कोई लाभ नहीं मिलता, तो फिर वह उस श्रम से ही विलग हो जाता है जिससे उसकी जीविका जुड़ी होती है और उसका अंतिम लक्ष्य फिर एक क्रांति हो जाता है। वही क्रांति उनमें वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है उसको जन्म देती है, जिसका कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा, पर इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे के चैप्टरों में करेंगे।
अब श्रमिकों को यह अनुभव होता है कि वह शक्ति ही नहीं है। मुट्ठी भर पूंजीपतियों के द्वारा उनका शोषण होता है, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग और जो कामगार वर्ग है वो भारी तादाद में होता है। तो कामगारों में एक नई शक्ति का उदय होता है। वो सोचते हैं तुम्हारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार पीड़ा और त्रासदी से मुक्त होकर मजदूरों का रूपांतरण अलगाव के रूप में स्पष्ट होता है। स्पष्ट है कि अलगाव सर्वहारा वर्ग को झकझोरता है, उनमें एक एहसास दिलाता है कि उनका किस प्रकार शोषण हो रहा है। इस प्रकार उसके मन में प्राण और क्रांति चेतना का संचार करता है। तो यह एक पूरी थ्योरी आज हमने आपको समझाई कि अलगाववाद क्या है। सर्वप्रथम इसकी चर्चा किस पुस्तक में हुई, किस शीर्षक में हुई, और कार्ल मार्क्स के अलावा किन किन विचार जैसे एरिक फॉर्म, इरविंग जैटलिन, हीगल, लुकास, जिनकी हमने चर्चा की कि उनके समकालीन या उनके पूर्ववर्ती विचारकों ने अलगाव के बारे में क्या कहा, अलगाव कितने प्रकार का हो सकता है और अलगाव की प्रक्रिया कितने चरणों से, कितने स्टेजों से गुजरती है, और अलगाव का परिणाम किस प्रकार वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। इस प्रकार हमने इन बिंदुओं की आज विस्तृत चर्चा की। अगले लेसन के साथ शीघ्र ही मिलते हैं आप सभी से। तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।